सबसे पहले आज एक फुटेज रिलीज हुई। मुझे नहीं पता ये किसने की है, लेकिन ये मोटरवे है, पाकिस्तान का मोटरवे है। और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर डीआई खान के साथ लिखा हुआ है 99 किलोमीटर। फिर एक यॉर्क जगह है, उसके सामने लिखा हुआ है 57 किलोमीटर, और उसके नीचे अब्दुल खेल लिखा हुआ है जो 29 किलोमीटर के फासले पे है। अब ये जो इलाका है ये ज़ाहिर है या बलोचिस्तान का है या खैबर पख्तूनख्वा का है, क्योंकि इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इलाका कहाँ पे है। मैं ऑनेस्टली आपको जानता हूँ, मैं एतराफ़ करता हूँ आपके सामने कि यार के बारे में भी मुझे नहीं पता और मुझे अब्दुल खेल के बारे में भी नहीं पता। मैंने इसको सर्च करने की कोशिश की है, लेकिन मैं सर्च में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि ये दोनों इलाके जो हैं मैंने नहीं देखे हुए हैं। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ट्रेस करने की कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं या फिर बलोचिस्तान के इलाके हैं। बहरहाल ये जिस सूबे के भी इलाके हैं, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि वहाँ पर असला लेके कुछ ऐसे लोग जो स्टेट को वांटेड हैं वो वहां पे रक्स कर रहे हैं। तो दूर दूर तक आपको वहां पे कोई ना बंदा नजर आता है, ना कोई बशर नजर आता है, ना कोई गाड़ी नजर आती है। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने वहां पे घेरा डाल के मोटरवे को अपने कब्जे में ले लिया है और वो वहां पे असला लहरा रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और वहां पे डीआई खान लिखा हुआ है। डीआई खान से मतलब ये है कि ये गंडापुर साहब का इलाका है। तो कुछ लोग हैं जो ये साबित करना चाहते हैं कि जनाब गंडापुर साहब का जो इलाका है वो भी महफूज नहीं है, हम बिल्कुल करीब हैं और किसी वक्त भी आके उनके ऊपर यलगार कर सकते हैं। तो ये रियासत को सीधा सीधा चैलेंज है और सूबाई हुकूमत को भी चैलेंज है। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब बड़े बहादुर आदमी हैं और उनकी बहादुरी जो है उसके कई शवाहिद इस्लामाबाद के अंदर भी पाए जाते हैं और साथ साथ लाहौर के अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि जितनी यलगार उन्होंने पंजाब के ऊपर की है या इस्लामाबाद के ऊपर की है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि उन्हें थोड़ी सी मेहरबानी उतनी यलगार की इन लोगों के ऊपर भी करनी चाहिए, अपने सूबे पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जब दहशतगर्द आपके सूबे के अंदर यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो बोर्ड के नीचे खड़े होकर रक्स करते हैं और बताते हैं कि जनाब डीआई खान हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को अपना पूरा लाव लश्कर लेके उस तरफ भी जाना चाहिए, बजाय इसके कि हर बार वो इस्लामाबाद आ जाते हैं और इसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। तो ये चैलेंज मेरा ख्याल है गंडापुर साहब के लिए है कि वो आगे बढ़ें और बढ़ के इन लोगों का कला कमा करें, बजाय इसके कि रियासत के ऊपर चांदमारी करते रहें। अब एक दूसरी खबर की तरफ आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर और वहाँ पे बाकायदा बादल फटे हैं और उसके साथ साथ सैलाब की सूरत हाल है, लैंड स्लाइडिंग हुई है और उसके अंदर अब तक 148 लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिसके अंदर खवातीन भी हैं, जिसके अंदर बच्चे भी हैं, जिसके अंदर बुजुर्ग भी हैं, जिसके अंदर नौजवान भी हैं। और ये बहुत बड़ी तबाही है और सबसे ज़्यादा जो तबाही अब बुनैर के इलाके में आई है, बुनैर के इलाके के अंदर 78 लोग अब तक दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और ये सैलाब के अंदर बहे हैं, ये ज़हन में रखें, और इनके घर भी तबाह हो गए हैं। तो अगर आप बुनैर में जाके देखें इस वक्त या उसके मनाजर देखें तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे रेले आए हैं सैलाब के और पानी के शहर उनके सामने रुक नहीं सका। इवन देहात जो हैं वो भी उनके सामने स्टैंड नहीं कर सके। कई देहात वहाँ पे सफाई हस्ती से मिट गए हैं, लोगों के मवेशी चले गए हैं, लोगों की खेतियाँ उजड़ गई हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं और लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे हैं, जाने भी गंवा बैठे हैं। बड़े ख़ानदान है वहाँ पे इस वक्त जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। कई लोगों के बागात भी ख़त्म हो चुके हैं, जो ज़ाहिर उनकी आमदनी का वाहिद ज़रिया था। वहाँ पे ज़ाहिर एनडीएमए भी काम कर रही है और वफाकी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, अफवाज पाकिस्तान के दस्ते भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो इमदादी कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे एक और बनता है, वो सवाल ये बनता है कि जब पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले नंबर पर आ रहा है कि जहाँ पे हिट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग सबको, तो हमने क्या बंदोबस्त किया है, हमने क्या लोगों को एजुकेट किया है, हमने किस लेवल पे जाके हमने SOPs बनाए हैं और किस लेवल पे जाके हमने लोगों की हिफाजत का ख्याल रखा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा। लेकिन बहरहाल बटग्राम का इलाका है, उसमें तबाही आई है। बाजोड़ के इलाके में बहुत तबाही आई है। यहाँ पे एक तो ऑपरेशन चल रहा है और इन बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से ऑपरेशन भी तातुल का शिकार हो गया। साथ साथ वहाँ पे कर्फ्यू भी था, तो एक कर्फ्यू था, दूसरा वहाँ पे ऑपरेशन था, तीसरा अब वहाँ पे सैलाब आ गया है। तो मुकम्मल तबाही जो है वो बाजोड़ के अंदर है और ऐसी तबाही है कि जिसको अब इतनी जल्दी दोबारा बहाल करना भी बड़ा मुश्किल होगा। फिर मानसेरा के इलाके के अंदर बड़ी तबाही आई है, फिर सवात के अंदर बड़ी तबाही आई है, फिर तोगर के इलाके में बहुत तबाही आई है, फिर बुनेर के इलाके में बड़ी तबाही है और फिर शांगला के इलाका जो उसके अंदर बड़ी तबाही आई है। अल्लाह ताला इन तमाम इलाकों की हिफाजत करें और गंडापुर साहब को तौफीक दे कि वो अपने सूबे के लोगों के लिए काम कर सकें या उनके शाना बशाना खड़े होकर ये बता सकें कि आपके चीफ मिनिस्टर आपके साथ है। इसके साथ साथ आज एक और बुरी खबर आई। वो बुरी खबर ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो गिर के तबाह हो गया और ये गंडापुर साहब का हेलीकॉप्टर है। इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने ये हेलीकॉप्टर वक्फ किया हुआ था कि बाजोड़ के लोगों की इमदाद की जाए। तो अमदादी सामान लेके ये बाजोड़ जा रहा था, तो रास्ते के अंदर फिर इसके सिग्नल ऑफ हो गए और किसी के साथ इसका रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, आसमानी बिजलियाँ गिर रही थी। उस तूफान के अंदर हेलीकॉप्टर जो उसके अंदर खराबी हुई और पायलट ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो गया। अब उसके अंदर 2 पायलट समेत टोटल 5 लोग जो वो शहीद हो गए हैं और MI-17 ये हेलीकॉप्टर था, जो बहुत बड़ा लॉस है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का और ज़ाहिर वफाक का भी।
अब गंडापुर साहब की एक और अच्छी चीज़ जिसकी मैं इतराफ़ करता चाहूँ कि अब उन्होंने अपना दूसरा हेलीकॉप्टर जो वो बाजावट के लोगों के लिए वक्फ कर दिया है कि वो वहाँ जाके लोगों की बहाली के लिए, लोगों की इमदाद के लिए काम करें। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब सवात के अंदर वाक़या पेश आया था और उसमें फैमिली जो थी 18 लोगों की वो बह रही थी, तो हम सब ने एतराज़ किया कि इतनी बड़ी फौज के होते हुए, इतनी बड़ी सरकार के होते हुए, इतने ज़्यादा वसाइल के होते हुए भी अगर गंडापुर साहब उन 18 लोगों को नहीं बचा सके तो डूब मरने का मुकाम है। बल्कि हमने ये कहा था कि आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, आप अगर एक हेलीकॉप्टर भेज देते वहाँ पे तो ये 18 लोग बच सकते थे। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त ये तबाही आई और क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन अब क्योंकि गंडापुर साहब ने बाजोड़ के लोगों के लिए एफर्ट की है, एक हेलीकॉप्टर भी कुर्बान किया है और दूसरा हेलीकॉप्टर में वक्फ कर दिया, तो मेरा ख्याल है अब उनकी तारीफ बनती है। इसी स्पिरिट से अगर वो काम करेंगे तो लोगों के दिल विन करेंगे। जब वो दो लोगों के दिल विन करेंगे तो फिर बहुत फायदा होगा और लोग वाकई इनको अपना चीफ मिनिस्टर समझेंगे, अपना दस्तों बाजू समझेंगे, इनको अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझेंगे, अपना बेटा समझेंगे। तो गंडापुर साहब यही एक तरीका है एक अच्छा चीफ मिनिस्टर बनने का कि आप लोगों की मदद करें, लोगों के लिए आगे बढ़ें। इसके साथ साथ दो और खबरें हैं और दोनों खबरें जो हैं वो बहुत अच्छी खबरें नहीं है। एक तो 10 मकामात है खैबर पख्तूनख्वा के जिनके ऊपर कल 24 घंटे से लेकर अब तक वहाँ पे बाकायदा हमले हो चुके हैं। और ये जो 10 के 10 मकामात हैं ये पेशावर के अंदर है, अपर दील के अंदर है, फिर दीर लोअर के अंदर है, फिर शांगला के अंदर है, फिर बन्नू में है। और ये जो हमले हैं ये पुलिस स्टेशन पे हुए हैं, पुलिस एहलकारों के ऊपर हमले हुए हैं और ये दहशतगर्दों ने किए हैं और ये टीटीपी के साथ इनका ताल्लुक है और ये वही लोग हैं जिनको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है और ये सरहद पार से आके पाकिस्तान के अंदर तबाही फैला रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि टीटीपी का जो अब हदफ है वो फौज से हट के पुलिस पे हो गया, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बार बार ये कहते थे कि हमारी पुलिस बड़ी बहादुर है और ये पुलिस हर किस्म के जो महाज है उसके ऊपर लड़ सकती है, हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला कर सकती है। तो अब दहशतगर्दों ने उस पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दूसरे सूबों की पुलिस से बेहतर भी है, ये बात दुरुस्त है ना, वहां पे उतनी रिश्वतस्तानी है जो पंजाब के अंदर है या सिंध के अंदर है या बलोचिस्तान के अंदर है। इसके साथ साथ ये लोग चादर और चारदीवारी का ख्याल भी रखते हैं और साथ साथ ये मुजरमों के कला कमा के लिए भी अपनी जान देते हुए भी पीछे नहीं उठते या सोचते नहीं है। तो ये इनकी खूबी है। अब पुलिस क्योंकि हर जगह पे दहशतगर्दों का मुकाबला करती रही है तो अब दहशतगर्दों ने भी इनको अपना हदफ बना लिया, जो बहुत ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है। अब मेरा ख्याल है गंडापुर साहब को इस चीज के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी, पुलिस को एम्पावर करें, सीटीडी जो है उसको प्रॉपर बनाएं और अगर कमांडोज आपको फौज से लेने पड़ते हैं लेके उनको पुलिस के अंदर इंडक्ट करें या फिर ट्रेनिंग करवाएं फौज से इस पुलिस की, ताकि अपनी हिफाजत भी कर सके और लोगों की हिफाजत भी कर सके। और अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस को मजीद एम्पावर करने की जरूरत है तो गंडापुर साहब को चाहिए कि सरमाया खर्च करें उसके ऊपर, वो पैसा जो हर बार लैप्स हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, उसको पुलिस पे लगाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग आराम से सो सकें। और अफवाज पाकिस्तान जो वहाँ पे इतनी कुर्बानियाँ दे रही है उसके साथ साथ जो पुलिस है जब उसका साथ देगी तो इतनी कुर्बानियाँ भी नहीं देंगे, जानें भी बचेंगी और लोगों की हिफाजत भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी। सिर्फ एक महकमे का ये काम नहीं है जिसको अफवाज पाकिस्तान कहते हैं, ये सारे सिविल और फौजी इदारे अगर मिल के काम करेंगे तो फिर ही दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। तो गंडापुर साहब को चाहिए कि अपनी पुलिस को मजीद ट्रेनिंग दें और मजीद बेहतर बनाएं ताकि वो अपनी हिफाजत भी कर सकें और साथ साथ जो अपने शहरी हैं उनकी जान भी बचा सकें। और ये जो कुछ हुआ है 14 अगस्त की रात हुआ है और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने किया होगा, ज़ाहिर है हमारे दुश्मन ने किया हुआ है। और ये थाना हसल खेन जो है उसके ऊपर भी हमला हुआ है, फिर पुलिस चौकी है वो उसके ऊपर हमला हुआ, फिर आज सुबह नासिर बाग के पास एक पुलिस वैन थी उसके ऊपर भी हमला हुआ। तो ऐसा लगता है कि हदफ बनाया गया है टीटीपी की तरफ से पुलिस को, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है, ऑपरेशन भी कर रही है और साथ साथ उसे कुछ ऐसे एसओपीज क्रिएट किए हैं कि जिनकी वजह से अब उनके ऊपर हमले कम हो गए हैं। लेकिन पुलिस जो है अब हदफ है खैबर पख्तूनख्वा की, तो पुलिस को भी अपने ऐसे एसओपीज बनाने चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने आज एक तकरीर करते हुए कहा है कि भारत के पानी पर भारत का हक है और खून और पानी दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंध तास मुआहदा मंजूर नहीं है और इसके साथ साथ 7 दहाइयों तक इस सिंध तास मुआहदे की वजह से इंडिया के जो किसान हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है और मैं आज तक नहीं समझ सका कि कौन है जिसने हमारे दरिया पाकिस्तान के हवाले किए हैं। तो मोदी साहब बिफरे हुए हैं जी। आप देखें सिंध तास मुआहदे का फैसला आ गया है, इंटरनेशनल अदालत जो है, जो सालसी की अदालत है उसकी तरफ से, लेकिन मोदी साहब उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मोदी साहब मेरा ख्याल है जो बैनुल अक़वामी सालसी की अदालत है उसके हुक्म को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ जो पूरी दुनिया मोदी साहब को समझा रही है, अमेरिका समझा रहा है, चाइना समझा रहा है, रशिया समझा रहा है और यूरोप उनको समझा रहा है कि ये काम ना करें, लेकिन इसके बावजूद मोदी साहब राजी नहीं है। अब यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं जो मेरा ख्याल है मोदी साहब से पूछने चाहिए। पहला सवाल तो ये है कि अगर सिर्फ इंडिया से आने वाले दरियाओं का पानी सिर्फ इंडिया का हक है तो अगला सवाल ये है कि फिर चाइना से आने वाले जो दरिया हैं उसका फिर इंडिया के ऊपर हक कैसे हो गया, या बांग्लादेश से जो दरिया आ रहे हैं उनका इंडिया के ऊपर हक कैसे हो गया। तो कल को अगर बांग्लादेश वहां पे डैम्स बना के पानी रोक लेता है, चाइना अगर डैम बना के पानी रोक लेता है, और चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है जिसके ऊपर जो सरमाया अगर देखें तो तकरीबन $250 बिलियन है, तो $250 बिलियन से चाइना अगर बहुत बड़ा डैम बना रहा है और वो दरिया है जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं,